हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक्स। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी यानी क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस का। किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस और करंट और वोल्टेज में रिलेशनशिप को हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो सिंपल सर्किट की बात हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। बड़े ध्यान से समझो इस टॉपिक के वर्ड को। रेसिस्टर, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर मीन्स कई रेसिस्टर को ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे वो मेथड देखेंगे। अब इतना समझो, कई रेसिस्टर होंगे, उनको कनेक्ट करेंगे तो एक हमारा सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम का रेसिस्टेंस, मैंने एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ किया है कि मेरा टाइम बच जाए। ये रेसिस्टर है 1 2 3, 3 रेसिस्टर को कनेक्ट किया तो हमारा एक सिस्टम बना। उस पूरे सिस्टम का ये सर्किट बना, तो ये पूरे सिस्टम का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने की आज बात करेंगे। क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव? आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर की जो टर्म है उसकी डिक्शनरी मीनिंग अगर आप जान लेते हो, उसकी डिक्शनरी मीनिंग जान लेते हो तो बहुत सारा रास्ता क्लियर हो जाता है अंदर का। इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट कि मेथड, कौन से ऐसे मेथड है जो कई रेसिस्टर जुड़े हों, एक सिस्टम बनाए हों, तो उनके रेसिस्टेंस का, सिस्टम के रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड होंगे। तो स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट इज, मेथड में बात करूं, ये मेथड किस चीज का मेथड? रेसिस्टेंस यानी कि सिस्टम का रेसिस्टेंस। सिस्टम में 3 रेसिस्टर है, इन तीनों ने एक सिस्टम बनाया तो पूरे सिस्टम का रेसिस्टेंस निकालने का मेथड। तो फर्स्ट मेथड हो गया कि जब रेसिस्टर सीरीज में हो, इन सीरीज। दूसरा इन पैरेलल यानी कि जब सीरीज में जुड़े हो, सीरीज का डिस्कस करेंगे अभी। तो 2 मेथड है कि जब ये रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हो तो सिस्टम का रेसिस्टेंस, अगर ये 2 पैरेलल में जुड़े हो तो पूरे सिस्टम का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सीरीज की हम बात करेंगे। ये वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, सीरीज किसको बोलते हैं, पैरेलल वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है इसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट, पहले हम बात करते हैं सीरीज का। सीरीज में क्या करते हैं कि सिमिलर थिंग्स, क्या हुआ? सिमिलर थिंग्स कमिंग वन आफ्टर अनदर। एक मैंने कहा कि सिमिलर थिंग्स कमिंग वन आफ्टर अनदर। सिमिलर थिंग्स कमिंग वन आफ्टर अनदर यानी कि कोई भी चीज हो, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तीसरे के बाद फोर्थ आया, तो बोलेंगे कि एक के बाद एक। सिमिलर थिंग्स, एक ही तरह का, यानी कि कौन से थिंग्स? रेसिस्टर है, एक ही तरह का रेसिस्टर। ठीक ना? इस मतलब कि हम बात करेंगे तो सिर्फ एंड सिर्फ रेसिस्टर का। उसमें 1 हो कोई बात नहीं, 2 हो कोई बात नहीं, 3 हो कोई बात नहीं, लेकिन सिमिलर थिंग्स की हम बात करेंगे यानी सिर्फ रेसिस्टर की बात करेंगे। वो रेसिस्टर एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक, ये बात हुई। तो ये सिमिलर थिंग्स कमिंग वन आफ्टर अनदर, ये तो टर्म की बात होगी। देखो कितना क्लियर हो गया चैप्टर का सेंस। पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में बात होती है कि साइड बाय साइड। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल, यहां बोलूं साइड बाय साइड। क्या हुआ? साइड बाय साइड। और इस साइड बाय साइड है विद इन इक्वल डिस्टेंस, विद इन इक्वल डिस्टेंस। ठीक ना? विद इन इक्वल डिस्टेंस, साइड बाय साइड। तो मैं यहां पे थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन दे दूं रेसिस्टर के सेंस में कि साइड बाय साइड क्या है। जैसे मान लो मैं कहूं ये रेसिस्टर 1 हुआ, ये रेसिस्टर 2 हुआ, ये रेसिस्टर 3 हुआ। देखो साइड बाय साइड है ना, और ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है। तो ये लिटरल मीनिंग है पैरेलल की। तो अब हम बात करेंगे रेसिस्टर में, वो रेसिस्टर जो साइड बाय साइड ऐड होगा। कैसे ऐड होगा देखेंगे तो पैरेलल कहलाएगा। पहले इतना समझिए कि पैरेलल का इसेंस क्या है? साइड बाय साइड, साइड बाय साइड विथ
इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। चलिए इतना बात हो गई। तो ये तो टर्म की मीनिंग हो गई। अब हम मेथड में घुसने की कोशिश करते हैं, सीरीज को पहले पकड़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सीरीज की कि क्या करेंगे तो सीरीज कहलाएगा। इस डायग्राम को लेते हैं और इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि क्या रेसिस्टर को कैसे मैं ऐड कर दूं तो सीरीज कहलाएगा, और ऑब्जेक्टिव है कि कई रेसिस्टर जोड़ा एक सिस्टम क्रिएट हुआ और इस सिस्टम का रेसिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। सीरीज मेथड में क्या हुआ कि सिंपल सी एक फंडा है। देखो एक रेसिस्टर है, सेकेंड रेसिस्टर और ये थर्ड रेसिस्टर। पहले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, फिर समझो फर्स्ट रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1 है, मान लो पहले का R1, दूसरा रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R2 है, थर्ड रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R3 है, और तीनों जुड़े हैं। जैसे मैंने टर्म बताया कि 1 by 1, वन कमिंग आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, ये तीनों जुड़े हुए हैं। अभी सीरीज नहीं कराएंगे, तो हमने लिटरल मीनिंग देखा था। तो मैंने कहा कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और कैसे जुड़े हैं, सच दैट कि सेकेंड एंड ऑफ ईच रेसिस्टेंस, देखो इस रेसिस्टेंस का दो एंड है, एक ये एंड है और एक ये एंड है। इस रेसिस्टेंस का दो एंड, एक ये एंड है, एक ये एंड है। इसका एक एंड है, एक एंड ए। जो ये एंड है वो पहला एंड है ना, और ये है लास्ट एंड। इस सेकेंड का एक पहला एंड और ये लास्ट एंड, इसका फर्स्ट एंड या इसका लास्ट एंड। ये बात क्लियर हो गई। तो कनेक्ट हो इन सच वे, इन सच मैनर कि पहले रेसिस्टेंस का सेकेंड एंड, पहले रेसिस्टेंस का फर्स्ट रेसिस्टेंस का सेकेंड एंड, यानी कि बी सेकेंड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। पहले, फिर से देख लो, फिर से अगेन, पहले रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेसिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट हो, सेकेंड रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट थर्ड रेसिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट हो, ठीक। एक तो एक बात हो गई कि कनेक्ट होंगे, फर्स्ट का एंड पॉइंट सेकेंड के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होगा। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रेसिस्टेंस का फर्स्ट एंड, फर्स्ट रेसिस्टेंस का फर्स्ट एंड ये कनेक्ट होगा बैटरी के प्लस, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। फिर से फर्स्ट रेसिस्टेंस का फर्स्ट एंड कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और लास्ट रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो दो कंडीशन बताया मैंने कि फर्स्ट रेसिस्टेंस का एंड फर्स्ट रेसिस्टर का एंड सेकेंड रेसिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा हो, ऐसे हो, और पहले रेसिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से और लास्ट वाले रेसिस्टर का एंड पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल से अगर जुड़ा है सर्किट में, तो कहेंगे कि सर्किट में रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हैं, या मैं ये कहूं इन अदर वर्ड्स सच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड सीरीज सर्किट। बात समझ में आई? तो सीरीज हो गया है, और समझ में आ गया कि सीरीज किसको बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा इसमें डायग्राम में घुसने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिए हमेशा, कीप इन माइंड, always keep in mind your lesson objective, your chapter objective, your topic objective. Objective is this कि you are going to calculate system resistance, यानी पूरे सिस्टम का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो एक बैटरी हुआ, एक अमीटर लिया मैंने। अब देखो करंट का फ्लो ऐसे ही है। मैं इसको रेड से कर दूं जरा। करंट यहां से निकली, आई करंट, यहां भी निकली तो आई रही, यहां भी आई तो आई रही, ठीक। यहां भी आई, यहां भी फ्लो की आई, यहां भी फ्लो की आई, और यहां भी फ्लो की आई। ये की है, की को जब मैंने प्लग कर दिया, ऑन कर दिया, तो करंट फ्लो कर गई, ठीक है। उसको हमने आई बोला। ये हमने हर जगह आई क्यों लिखा है? ये कैसे, क्या रट के? नहीं, इसमें एक ऑब्जर्वेशन किया गया, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया गया
कि क्या ऑब्जर्वेशन किया गया कि भाई इस सर्किट में प्लग किया तो देखा गया कि करंट का बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर कैसा है देखो कैसे, एक एक्टिविटी की गई, इसको मान लो एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हो गया। इसमें कहा गया कि ये सीरियल नंबर मान लो और ये मान लो पोजीशन ऑफ अमीटर। थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं, पोजीशन ऑफ अमीटर, और यहां पे अमीटर की रीडिंग, अमीटर ए रीडिंग कितनी आई। तो कहा गया कि फर्स्ट लो, पहली बार हमने अमीटर को, ये अमीटर तो यहां पे पूरे सर्किट का करंट बता रहा है, इस अमीटर को अब मैं यहां रख दूं, कहां लगा दूं, इस अमीटर को यहां पे रख दूं तो क्या करंट का ऑब्जर्वेशन आएगा। तो अमीटर को मैंने पहले रखा R1 और A के बीच में, कहां रखा हमने, R1 और A के बीच में रखा, यानी कि की और R1 के बीच में, मतलब जो ये हमारे की है और R1, या मैं ये कहूं कि A एंड R1 के बीच में, इन बिटवीन में कह दूं, इन बिटवीन A एंड R1, इसके बीच में मैंने रखा तो करंट I आया, मान लो I। फिर सेकेंड एक्टिविटी किया कि इन बिटवीन इसके B और C के रखा, इन बिटवीन B एंड, या मैं कहूं कि R1 एंड R2 के बीच में रखा, R1 एंड R2 के बीच में रखा तो करंट सेम आया। थर्ड बार किया तो R2 एंड R3 के बीच में रखा तो भी ये I ही आया। मान लो एग्जांपल के लिए ये 1 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया होगा तो ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, 12 वोल्ट की, मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, उसमें करंट देखा गया पोजीशन चेंज करके तो सब में इक्विवेलेंट ही करंट सप्लाई रिफ्लेक्ट हुई। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन में यह निकला कि पूरी सर्किट में करंट सेम होगी अगर सर्किट में रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हों। देखो कैसे, सर्किट में रेसिस्टर अगर सीरीज में जुड़े हों तो ये सभी करंट यहां सेम होगी, इसलिए मैंने हर जगह आई लिखा। कोई डाउट नहीं। एक चीज तो क्लियर हो गई कि सीरीज में, जब सर्किट हमारा सीरीज में हो, रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हो, तो उस सर्किट में किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट पे करंट सेम होगी, करंट इक्विवेलेंट होगी। ये तो क्लियर हो गया बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा कि करंट इक्वल हो गई, अब जरा बात करते हैं वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लेंगे, वोल्टमीटर ऐड करेंगे। मान लो इसको जरा मैं छोटा कर दूं, इन दोनों पॉइंट पे एक वोल्टमीटर मैंने लगाया, कैसे, मैं ऐसे कर दूं, ये यहां पे एक वोल्टमीटर लगाया, या इसको मैं नीचे कर दूं, कोई दिक्कत समझने के लिए। एक यहां पे वोल्टमीटर लगाया, यहां पे एक वोल्टमीटर यहां पे लगाया, एक वोल्टमीटर मैंने यहां पे लगाया, और जरा वोल्टेज का बिहेवियर देख लें, ठीक है, क्योंकि हमें तो ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। करंट का देख लिया, करंट आई हर जगह है। तो एक वोल्टमीटर को लगाया कहां पे, और वोल्टमीटर कहां पे लगाया जाता है, दो पॉइंट के बीच में। तो पॉइंट ए और बी के बीच में लगाया, पॉइंट ए बी के बीच में वोल्टमीटर लगाया, और सी और डी के बीच में लगाया, ई और एफ के बीच में वोल्टमीटर लगाया। कोई डाउट, नो डाउट। वोल्टमीटर जब लगाया तो वोल्टेज मेजर किया। तो वोल्टेज में सिंपल सी बात है, मेजर करने की क्या जरूरत, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। तो यहां पे जो वोल्टेज है, क्या यहां पे वही है, क्या यहां पर भी वही है, ये ऑब्जर्व करना है। तो कंसेप्ट मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ये पॉइंट एक पॉइंट है ए और बी के बीच में, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसी और दो पॉइंट के बीच में नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट चेंज हो रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, किसमें, वायर में, सर्किट में। और जो यहां पे वोल्टेज होगा वो इन दो पॉइंट के बीच में नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही थी कि
टू पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल, जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज है। तो जब एक मैं यहां पे कंसेप्ट दे दूं, कंसेप्ट क्या, एक ट्रिक है, बड़ी सिंपल सी बात समझ लो, करंट में भी और वोल्टेज में भी, कि अगर रास्ता बदलेगा, अगर वे, मैं इसको मिटा दूं, अगर करंट का वे चेंज होगा, करंट के फ्लो का वे, या मैं इन अदर वर्ड्स, इफ करंट गेट्स अल्टरनेट वे, करंट्स गेट अल्टरनेट वे, देन करंट विल बी डिवाइड इन ऑल द अल्टरनेट वे। मतलब क्या निकला कि अगर करंट यहां से पास होती है, ये है, मान लो सर्किट है हमारा, ठीक है, ये सर्किट है, करंट यहां से निकली, तो यहां से निकली तो करंट का वे है, चेंज नहीं हुआ, यहां पे एक ही रास्ता है। तो जब एक ही रास्ता हो, एक पाइप हो, उसे पानी का फ्लो कराओ, तो पूरे पाइप में जितना लंबा पाइप है पानी का फ्लो वैसे ही जाएगा। लेकिन वहां से अगर दो रास्ते हो गए कहीं भी पॉइंट से, तो कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ वाटर इधर जाएगा, यानी कि अल्टरनेट मिल गया वाटर के फ्लो को। सिमिलरली if current get alternate way, then will be divided in all the alternate। फिर एग्जांपल से मैं समझू, अगर मान लो यही करंट को ऐसे मिला, अगर कोई ऐसा सीरीज हो, कोई ऐसा हो, अभी डिस्कस करेंगे, कोई ऐसा सीरीज हो स्टूडेंट इस तरह का, और यहां से हम सर्किट बना दें, करंट आई, यहां तक तो आई, यहां तक करंट तो आई, यहां आया आई जब करंट, तो इसको तीन रास्ते मिल गए। देखो यहां पे एक ही रास्ता था, सारे रेसिस्टर के लिए एक ही, पूरे सर्किट के लिए एक ही वे था, इसलिए सब जगह आई, यहां पे तीन पार्ट में बटेगी। यहां पे जो आई है, अब यहां पे I1, यहां पे I2, यहां पे I3 हो जाएगी। तो क्या कंक्लूजन निकला कि करंट का रास्ता नहीं बदलेगा, तो सेम उसका फ्लो रहेगा, और जैसे ही रास्ता बदला तो करंट भी चेंज हो जाएगी, सभी रास्ते में चेंज हो जाएगी। वो आगे देखेंगे कि कितने कितने रेशियो में चेंज होती है। अब फिर जब करंट इस सब में से घूम के आई, तो यहां पे जो आएगी वो फिर यहां पे आई ही होगी, यहां तक आई, ये अलग अलग बट गई, फिर जब एक जगह आई तो फिर आई ही होगी। तो अभी आपको ध्यान देना है कि रास्ता बदला तो करंट बदल गई। वोल्टेज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि पॉइंट बदला तो पोटेंशियल डिफरेंस बदला। ये पॉइंट, अब ये पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गए, बदल गए, डिफरेंस बदला, ये पॉइंट बदल गए, पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया, तो वोल्टेज बदल गया। इसका मतलब कि इस रेसिस्टर पे रेसिस्टेंस जो R1 है, इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, कोई दिक्कत, और इस रेसिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, और 3 वाले रेसिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 हुआ। ये तो बात साफ हो गई। देखो अब I हमने फाइंड किया, कांस्टेंट है सब में, और वोल्टेज को देखा V1, V2, V3। अब हम कैलकुलेट क्या करने चल रहे हैं, देखना क्या है कि जो हमारे सर्किट में सीरीज में 3 रेसिस्टर ऐड हैं, क्या इन तीनों रेसिस्टर का टोटल एक रेसिस्टेंस, देखो इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, क्या तीनों रेसिस्टेंस को मिला करके एक रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। चलो आते हैं, तो तीनों रेसिस्टेंस के बराबर एक रेसिस्टेंस हम लगाएं, देखो क्या होता है। अब इसको मैं मिटा दूं कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि जितने कैपेसिटी का 1 है, 2 है, 3 है, इन तीनों को जोड़ के एक सिंगल कैपेसिटी ओम का रेसिस्टेंस मैं एक यूज कर दूं। क्या मैंने बोला कि मैं सबको मिला के एक ही रेसिस्टेंस को ऐड करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां पे मेरा वोल्टेज है। अब मैं कहूं कि ये करंट I है, यहां भी I है, तो यहां भी I होगी, यहां भी I होगी। ये क्या मैंने बोला, ये एक ऐसा रेसिस्टर जो इस सबके पावर के बराबर, मान लो एग्जांपल के लिए ये 1 है, मान लो R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम, R3 कितना है 3 ओम, ये सबको ऐड किया, ये 6 ओम आया। तो ये रेसिस्टर जो मैं R है, ये 6 ओम के बराबर मैं सिंगल रेसिस्टर लगा दूं, तो अब मेरा सर्किट एक हो गया ना। देखो अब ये सर्किट एक हो गया, अब ये करंट हर जगह एक ही होगी, यहां पे तो 3 थे तो भी एक थी। अब वोल्टेज है, अगर मैं इसको वोल्टेज करूंगा तो
ये मेरा वोल्ट मीटर अब एक ही वोल्ट रहेगा, क्योंकि पॉइंट एक ही है, यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी कि ये 2 पॉइंट के बीच में एक सिचुएशन, 2 पॉइंट के बीच में एक सिचुएशन, 2 पॉइंट के बीच में एक सिचुएशन। तो V1, V2, V3 था, यहां पे सिर्फ V रहेगा, क्योंकि हमने एक रेसिस्टर यूज किया सबको मिला के। तो सबको मिला के एक यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबको मिला करके ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, ये पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट हमारा ये सर्किट हो गया। एक वर्ड आया इक्विवेलेंट, यानी कि सबके रेसिस्टेंस जो निकालने चल रहे हैं सीरीज सर्किट में, उन सबका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया और इक्विवेलेंट करके उसका एक रेसिस्टेंस निकालेंगे। सबका जो इन सबको बिलोंग करेगा वो एक रेसिस्टेंस आएगा। ये हम करने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ को जरा याद कर लें, उनको नमस्ते कर ले यहां पे कि सर जी आपने तो ये कहा था कि किसी सर्किट में V इक्वल टू आई आर होती है, सर जी ने बताया था, ओम्स लॉ ने। तो जब ये होता है तो इस सर्किट में कितना होगा, अब ध्यान देना, ये सबको मिला के सबकी कैपेसिटी का 6 ओम है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ये बिलोंग, ये इक्विवेलेंट है, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है किसके, पूरे के। तो ये पूरे के इक्विवेलेंट हैं, तो इनके बराबर ही ये सब मिला के बराबर होंगे, इनके बराबर ही मिला के सब होंगे, या मैं यूं कहूं ये सबको मिला करके जो सबका V, यानी मैं ये कहूं कि इनका V1, देखो अगर इसका निकालू मैं तो V1 इक्वल टू आई आर वन, ये फर्स्ट की बात हो गई। सेकेंड की बात करूं मैं 2 आई इंटू आर टू, सेकेंड की बात की मैंने किया। थर्ड की बात करूं तो इनका हुआ V2 इक्वल टू आई आर थ्री, ये थर्ड की बात होगी। इन तीनों को जोड़ के ही तो मैंने एक बनाया था, तो ये तीनों का टोटल इसके बराबर होगा। तो तीनों का जो V है V1 V2 3, यानी कि जो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा इसके। बात समझ आई, ये मैं पढ़ाने चल रहा हूं कि ये तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों रेसिस्टर का, वो एक रेसिस्टर जो इक्विवेलेंट लिया मैंने उसके इक्वल हो गया। तो हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब वो सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो इनकी वैल्यू पुट करो, इनकी वैल्यू यानी कि ये क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक ना। तो ये इक्विवेलेंट वाला है, इनका करो इक्वेशन 1 से आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। बात समझ आई, आई आर। अब ये आई आर इक्वल टू आई कॉमन ले लो, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये बात हुई। आई कैंसिल, तो बना क्या, फार्मूला क्या निकला, फार्मूला आपका निकला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात निकल के आई। क्या निकला, फिजिक्स में रिजल्ट पे फोकस करना जरूरी है। कंक्लूजन क्या निकला, ये निकला कि जितने इसमें रेसिस्टर हैं उन रेसिस्टर का इंडिविजुअली रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बराबर होगा। यानी कि सबके बराबर एक कैपेसिटी का रेसिस्टर मैं लगा दूं तो इसका रेसिस्टेंस बराबर होगा इन सभी इंडिविजुअल कैपेसिटी, सभी इंडिविजुअल रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के सम के। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहूं कि भाई ये R1 इक्वल टू 1 है, 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम मानो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये इस तरह का है, सीरीज में जुड़े हैं। तो बोला कि एक रेसिस्टेंस बताओ हमको, सारे रेसिस्टर के जोड़ के, सारे रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमको सारे रेसिस्टर का एक रेसिस्टेंस बताओ। तो यही फार्मूला लगेगा, R इक्वल टू R1
प्लस R2 प्लस R3। देखो ये जो R है ना, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों को मिलकर एक लगाया था मैंने, ठीक है। तो ये बात निकल के आई, तो R इक्वल टू R1 कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3, मैं ओम यहीं पे लगा दूं सबका, तो 6 ओम रिजल्ट आया। ये आया क्या, ये हुआ क्या, इसके बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखो बड़े मजेदार है। ये बताता है कि सर्किट में सीरीज सर्किट में जो इंडिविजुअल पावर के रेसिस्टर है, मतलब इसका 1 ओम है, इसका 2 ओम और इसका 3 ओम, तो इन रेसिस्टर में जो सबसे बड़ा रेसिस्टर होगा उसके रेसिस्टेंस से जो सिंगल मैंने रेसिस्टर लगाया पावर का सबको मिला के, उसका रेसिस्टेंस यानी कि इसका रेसिस्टेंस इन तीनों के अलग अलग रेसिस्टर के रेसिस्टेंस में जो बड़ा रेसिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा होगा। मतलब इन सब में बड़ा कौन सा है 3 ओम, इसका सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इससे भी बड़ा इसका रेसिस्टेंस आया, इससे भी बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो R1 इज लेस देन R, R2 इज लेस देन R और R3 इज लेस देन R, ठीक है। तो ये सबसे बड़े वाले से भी इसका रेसिस्टेंस बड़ा आया। अगर सिंगल सर्किट में सभी रेसिस्टर की कैपेसिटी के बराबर एक रेसिस्टर लगा दें और उसका रेसिस्टेंस निकालें, तो ये रेसिस्टेंस ये सभी इंडिविजुअल के रेसिस्टेंस से बड़े वाले से भी बड़ा होगा। ये इसका कंक्लूजन निकला, ठीक है। चलिए अब सीरीज में किसी सर्किट को आप अपने घर का सर्किट सीरीज में जोड़ दो, या यो कहूं जो डेकोरेशन होता है किसी फंक्शन में, तो सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, यहां देखेंगे हम। एडवांटेज क्या है कि मान लो कोई सर्किट है, इसको मैं मिटा दूं कोई बात नहीं, चलिए मिटाते नहीं, इसी पे देखते हैं। मैं कहूं कि एक सीरीज है, हमने अपने घर की लाइटिंग, फंक्शन की लाइटिंग सीरीज में जोड़ दी। देखिए इसका प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट यह है कि इसमें वायर कम लगते हैं, एक ही वायर में सारे जुड़ जाएंगे। तो ये एडवांटेज है कि एक ही वायर में ये सारे के सारे जुड़ गए, ये तो एडवांटेज हो गया। और दूसरा क्या है कि जो बीच में कोई अप्लायंसेस लगा देंगे आप इन सीरीज में, दूसरा जो फायदा है कि अगर ये सर्किट कहीं से ब्रेक हो गई, मान लो अगर ये एक ब्रेक हो गया, अगर ये नहीं, एडवांटेज एक पहला मैंने देखा कि इसमें वायर कम लगते हैं, ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एक तो बात हो गई, तो वायर कम लगता है। दूसरा एडवांटेज है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस आसान है, कहीं फॉल्ट होगा तो पता चल जाता है ना, तो ये बात हो गई। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि अपने घर के अप्लायंसेस को, आपकी घर की बिल्डिंग की वायरिंग सीरीज में है, तो यहां पे फ्रिज जोड़ देंगे, तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि या मान लो इलेक्ट्रिक केटली है, इंडक्शन चूल्हा ऐड कर दीजिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए। लेकिन सीरीज में अगर देखो, यहां पे वोल्टेज अलग था, यहां पे वोल्टेज अलग, यहां पे वोल्टेज अलग था, यही बात थी। करंट सेम थी, करंट क्या थी, आई थी और आई थी, करंट सेम थी। तो अलग अलग तरह के अप्लायंसेस जोड़ देंगे सीरीज में, और किसी अप्लायंसेस के लिए ज्यादा करंट चाहिए, किसी अप्लायंसेस के लिए ज्यादा करंट चाहिए, तो ये इसमें नहीं चल पाएंगे। जैसे मान लो सीरीज में आपने बल्ब जोड़ा और बल्ब के साथ ही उसी तार में हीटर जोड़ दीजिए, तो हीटर चलेगा? नहीं चलेगा। हीटर के लिए ज्यादा करंट चाहिए और बल्ब के लिए थोड़ा करंट चाहिए, तो इसलिए सीरीज वाली चीजें यहां पे फेल हो जाती है घर की वायरिंग में। लाइटिंग में चलेगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। तो ये डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज है सीरीज में जोड़ने का फायदा है, एक सिंगल तार लगता है और आसानी से रिपेयर मेंटेनेंस हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि हैवी लोड के लिए, डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए अगर एक ही सीरीज में जोड़ देंगे तो अप्लायंसेस इजिली ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आया। साथ बल्ब हीटर नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें जरा बात कर लेंगे पैरेलल की। तो इसमें एक और फायदा है कि कई कनेक्शन दे सकते हो, तो ये तो कहने की बात है। चलिए दूसरा हम बात करेंगे पैरेलल की। अब मैं इस पूरी कहानी को मिटा दूं, ठीक है।
और एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने वोल्टमीटर लगाया था ना, ये वोल्टमीटर सारे प्लस वाले बैटरी से प्लस और माइनस वाले से माइनस जुड़ेंगे, ठीक ना, ये बात आ गई समझ में। और वोल्टमीटर को मैंने पहले बताया था कि वो पैरेलल में जुड़ते हैं, सीरीज में। आइए पैरेलल की जरा बात करते हैं। तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि पैरेलल क्या है, और कंसेप्ट नहीं, सीरीज का कंसेप्ट बताया था, पैरेलल में थोड़ा सा हिंट किया था। अब बात करेंगे पैरेलल का। ये पैरेलल है क्या भाई? पैरेलल क्या है कि टर्म से मैंने बताया था कि साइड बाय साइड जुड़े होते हैं। चलिए तो हम साइड बाय साइड जोड़ लें। एक वायर लिया मैंने, ये एक हुआ पैरेलल, साइड बाय साइड लिया। इन सभी साइड्स को एक पॉइंट पे ऐड किया ऐसे, और इन सभी साइड को एक पॉइंट पे ऐड किया ऐसे, ठीक है। यहां पे लेकर के हमने एक बैटरी लगा दी, यहां पे पॉइंट दे दिया और ऐसे मैंने जोड़ दिया। यहां से मैंने कहा कि करंट निकालूंगा मैं, ठीक है। ये पैरेलल है, मैंने कहा कि साइड बाय साइड, और ये डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम में ये कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं दिखना चाहिए, सर्किट आपका गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, है ना। अगर हमारा कहीं डिस्कनेक्ट हो तो फॉलो न करना, इसको कनेक्ट करना, कहीं से भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ये करंट, अब बात करेंगे इसमें भी करंट और वोल्टेज का, क्योंकि ओम्स लॉ तो इसमें भी लगाना है। और पैरेलल का मतलब जरा समझ लेते हैं। साइड बाय साइड तो एक पॉइंट देखा था, पैरेलल उसको कहेंगे कि इस पॉइंट का, यानी कि ये सारे रेसिस्टर, ये रेसिस्टर कौन सा है? R1 है, ये कौन सा है? R2 है, ये कौन सा है? R3 है। ये सारे के सारे पैरेलल रेसिस्टर, सारे के सारे रेसिस्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक होगा, यानी कि जो सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, सभी स्टार्टिंग पॉइंट से ऐड हो जाएंगे, एक पॉइंट पे ऐड होंगे, और सबका एंड पॉइंट भी एक ही होगा। सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा और सबका एंड पॉइंट एक होगा। तो तीनों का पहला पॉइंट एक, और तीनों का लास्ट पॉइंट एक। अगर इस पॉइंट को मैं ए कहूं और इस पॉइंट को बी कहूं, तो R1 रेसिस्टर का, जिसका एक ये रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R2 है, ये रेसिस्टेंस जिसका रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R3 है, इन तीनों का पहला पॉइंट एक होगा और इन तीनों का अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट भी एक ही होगा। मतलब कि इफ ऑल द रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, दैट मीन्स it will be called parallel when all these points connected with all these points meet a single point and all of the resistor will meet at the single end point। ठीक है, एक बात हो गई। और इस पॉइंट का कनेक्शन प्लस टर्मिनल से होगा और एंड पॉइंट का कनेक्शन माइनस टर्मिनल से होगा। ये माइनस वाला है, ठीक है, ये है माइनस। तो अगर ऐसा कोई रेसिस्टर जुड़े हो तो कहेंगे कि किसमें है? पैरेलल में है, ये पैरेलल जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसमें जरा घुसने की कोशिश करते हैं, करंट और वोल्टेज की बात करेंगे, तभी हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अलग अलग तीन रेसिस्टर जुड़े हैं, इनका रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? तो कहें कि हाँ, जैसे हमने सीरीज में देखा। तो इसके इक्विवेलेंट करने के लिए सबको जोड़ के सबकी कैपेसिटी के बराबर एक ही रेसिस्टर लगा देंगे, तो उसका रेसिस्टेंस जो आएगा कंपैरिजन करेंगे कि वो रेसिस्टेंस क्या सभी रेसिस्टेंस के बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा, अभी देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं करंट की। स्टूडेंट्स, करंट जब यहां से निकली तो यहां पे आई है, यहां तक तो करंट आपकी आई और इस पॉइंट ए से पहले यहां देखूं तो आई रही। ठीक है, यहां इस पॉइंट से पहले आई रही, लेकिन मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर रास्ता करंट का बदल गया तो करंट की वैल्यू बदल जाएगी, करंट का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। रास्ता बदला तो करंट बदली, करंट को ऑप्शन मिल गया कहीं दाएं बाएं लेफ्ट राइट होने का, तो करंट अपना वे चेंज कर लेगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। करंट को रास्ता मिला, ये कौन सा रास्ता मिला? ये वाला रास्ता मिला, फिर इधर मिला, इधर मिला। तो यहां आई है, अब ये तीन हिस्सों में, तीन पार्ट में, दिस आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, लेट कॉल
I1, सेकेंड इज लेट कॉल्ड I2 और थर्ड इज I3। एक बता अलग अलग करने के लिए मैंने I1 कह दीजिए, I2 कह दीजिए, I3। फिर यहां से निकली, अब देखो जो I1 निकली, I1 यहां से निकली B तक गई, तो अब ये I1 के लिए तो ये सिंगल सर्किट है ना, I1 के लिए तो ये सिंगल सर्किट है, तो यहां से लेकर के यहां तक रास्ता उसका वेज चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहां भी I1 ही होगा। यहां से वेज चेंज हुआ नो प्रॉब्लम, लेकिन जब चेंज हुआ I1 यहां से लेकर यहां तक तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वहां उसके बीच में रास्ता वे ट्रैक चेंज नहीं हो रहा है। फिर यहां I2 निकली, इसके लिए यहां तक तो वे सेम है, इसलिए यहां पे ये I2 ही रहेगा। ये I3 के लिए भी वे चेंज नहीं हो रहा है, I3 ये I3 ही रहेगा। फिर ये तीनों मिलके यहां एक पे आ गई, देखो एक पे आ गई, ये सारे यहां से जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी ये सब मिल करके फिर यहां पे एक आ गई, और यहां से आकर के यहां आई, तो यहां से और यहां के बीच में सभी मिल करके फिर I बना देगी। देखो इससे पहले I था, तीन टुकड़े में बट गई, I1, I2, I3, फिर जब मिल करके यहां आई तो इस पॉइंट के बाद जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी तो फिर इसमें I ही होगी। बात समझ में आएगी? बात समझ में आ गई? और जरा घुसने की कोशिश करते हैं इसमें। अब हमने I का नेचर देखा कि वे चेंज, ट्रैक चेंज, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन हो गए करंट के फ्लो के। अब आते हैं कि अब हम अमीटर लगाएंगे यहां पे। अब कहां लगाएंगे अमीटर? अमीटर से तो देखेंगे, एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, तो अमीटर से जब देखोगे लगा के, अमीटर को यहां लगाएंगे, फिर अब अमीटर को इसके बीच में लगाइए, तो I1 बताएगा, अमीटर को इसके बीच में लगाएंगे, I2 बताएगा। जो अमीटर हम यहां लगाते थे पहले, ये जो बताया कि I करंट है, और उस एमीटर को एक बार यहां लगा के देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में, फिर एक बार यहां लगा के इनके बीच में देखिए, फिर एक बार यहां और यहां के बीच में अमीटर लगाइए, यानी कि एक बार अमीटर को यहां लगाइए, एक बार अमीटर यहां लगाइए, एक बार अमीटर यहां लगाइए, तो इनके बीच को देखिए और इनके बीच को, इनके बीच को, तो ये अमीटर अलग अलग रीडिंग देगा। ये अमीटर बताएगा कि इसमें इसके बीच में, इसके बीच में I1 जा रही है, I नहीं जा रही है। ये अमीटर यहां लगाओगे इसके बीच में तो बताएगा कि I नहीं जा रही है, I2 यानी कुछ अलग जा रही है, थोड़ा सा कम जा रही है, यानी कि जो यहां से निकली इसके बीच में कुछ और जा रही है। ये ऑब्जर्वेशन हुआ। जैसे हमने सीरीज में एक ऑब्जर्वेशन करंट का देखा था कि हर जगह I है, वैसे इसमें वोल्टेज का भी देख सकते हैं। एक वोल्टमीटर लगाएंगे, मैंने कहा कि अब इन तीनों रेसिस्टर में जरा पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। सीरीज में तो अलग अलग था, क्यों अलग था? क्योंकि पॉइंट चेंज हो रहे थे। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना कि हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे, एक वोल्टमीटर लगाएंगे यहां पे, वोल्टमीटर इनके बीच में ए और बीच के हमारा पॉइंट कौन सा हुआ? ए और बी, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में वोल्टमीटर लगाया हमने, और इसको ये प्लस हुआ हमारा, ये माइनस, ये प्लस वाले साइड से प्लस जुड़ा और नेगेटिव वाले साइड से नेगेटिव जुड़ा। तो 2 पॉइंट, जब पॉइंट बदलता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है। क्या इस रेसिस्टर के लिए पॉइंट बदला? क्या नहीं, इस रेसिस्टर के लिए भी पॉइंट यही दोनों रहे। देखो इस रेसिस्टर के लिए भी पॉइंट ए और बी ही रहा, इस रेसिस्टर के लिए पॉइंट ए और बी ही रहा। तो जब पॉइंट नहीं बदला स्टूडेंट, जब पॉइंट नहीं बदला तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सब में सेम होगा। व्हेन पॉइंट विल बी चेंज देन पोटेंशियल विल बी डिफरेंस, वोल्टेज विल बी डिफर। पॉइंट नहीं बदला तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदला, यानी कि वोल्टेज, अगर वोल्टेज की बात करूं तो सभी में वोल्टेज VV ही आएगा। इस रेसिस्टर में वोल्टेज V रहेगा, इसमें V रहेगा और इसमें V रहेगा, क्योंकि ये सबके लिए पॉइंट 2 ही है, यहां से यहां के बीच में ही है। देखो तो जब पॉइंट नहीं बदला, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदला, यानी वोल्टेज नहीं बदला। ये बात तो क्लियर होगी। तो पैरेलल में देखो, सीरीज में करंट सेम था और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। तो जो एक्टिविटी हम लोगों ने वोल्टमीटर के लिए किया था वो एक्टिविटी हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, ठीक ना। कि वोल्टमीटर को जैसे मैं कहूं कि ये सीरियल नंबर ले लो, ये पोजीशन ले लो, पोजीशन किसका? V का पोजीशन ले लीजिए और V यहां पे रीडिंग देख लीजिए। अगर पहले पे देख लो, पहले एक्टिविटी पे देख लो, यहां पे वोल्टमीटर लगा दो, ठीक है, किसके बीच में? A और B के बीच में, A एंड B के बीच में, यानी ये क्रॉस लगा दो तो भी वोल्टमीटर सेम आएगा। दूसरा
अगर इसके बीच में लगाया मैंने बी एंड सी के बीच में, तो भी ऐसे कर लोगे, सब में सेम आएगा। ठीक है, सब में वोल्ट सेम आएगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, तो यहां पे क्या देखा हमने कि V इज कांस्टेंट और करंट इज कांस्टेंट नहीं है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। V इज कांस्टेंट और करंट इज वेरिएबल। ओम्स लॉ को फिर जरा याद कर लेते हैं। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि V इक्वल टू आई आर। तो करंट जब अलग अलग है तो हम यहां पे करंट अलग निकाल लेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी के बराबर रेसिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो कोई बात नहीं, ये सभी रेसिस्टर को मिला करके, यानी कि अगर इसका 1 है, 2 है, 3 है रेसिस्टेंस, तो 6 ओम का एक ही रेसिस्टर लगा दें। क्या मैंने लगाया, ये 6 ओम का ये सिंगल रेसिस्टर मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं भाई, चलो एक ही लगा दिया। कितना का लगाया, R इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, और इनका जो वोल्टेज होगा V होगा, ये प्लस ये माइनस और ये भी होगा। ये R किसको बिलोंग कर रहा है, ये R बिलोंग कर रहा है कि एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा रेसिस्टर जो ये सभी रेसिस्टर का लोड ले ले। ये एक ऐसा रेसिस्टर जो ये वोल्टेज निकल रहा है, ये जो V निकल रही है, इसका लोड ले ले, है ना। या जो सर्किट में इतना रेसिस्टेंस है तीनों का मिला के, तो एक ही रेसिस्टेंस लगा देंगे जो सर्किट का अकेले लोड ले ले, ये मतलब है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट। क्या मैंने बनाया है, इक्विवेलेंट आर निकालने की बात करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो मैंने देखा I1 I2 अलग अलग है, इसमें करंट अलग अलग है, तो हम इसका अलग अलग I1 I2 I3 को निकालते हैं कैसे, ओम्स लॉ से। ठीक है, चलिए, मैंने कहा कि यहां पे ये जो V इक्वल टू आई आर है, इस सर्किट के लिए स्टूडेंट I कितना होगा, इस सर्किट के लिए I कितना होगा, V अपॉन R। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस सिंगल है, वो बात अलग है। ये जो R है, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको जोड़ के इकट्ठे है, और इसमें जो करंट है स्टूडेंट्स, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें जो I फ्लो हो रही है, ये I जो मैं सिंपल I लिखा ना मैंने, ये I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सभी को जोड़ के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं, तो मैंने कहा कि ओम्स लॉ की बात किया, तो यहां पे I1 किसके लिए, फर्स्ट रेसिस्टर के लिए, तो इसके लिए I क्या निकला, V अपॉन R1, ये इक्वेशन 1 कर दिया मैंने। सेकेंड रेसिस्टर के लिए I2 निकाला मैंने कि इसमें कितना I2 फ्लो हो रहा है, I2 निकाला, V तो सेम है R2, इसको हमने सेकेंड किया। इसी तरह से थर्ड रेसिस्टर के लिए V अपॉन R3 कहा, इसको इक्वेशन 3 कहा। फिर समझिए, फिर से फर्स्ट रेसिस्टर के लिए करंट निकाला, क्योंकि करंट बटी है तो उसका I1 हुआ V अपॉन R, ओम्स लॉ से लिया मैंने, ठीक ना, ये ओम्स लॉ से लिया। फिर I2 सेकेंड रेसिस्टर में कितनी करंट है वो निकाला, थर्ड रेसिस्टर में कितनी करंट है वो निकाला। और ये मैं कह रहा हूं कि सबको मिला करके जब एक रेसिस्टर लगा दिया तो सभी करंट को मिला करके एक करंट, जितना इसमें करंट गई, इतना इसमें गई, इतना इसमें गई, तो ये सभी करंट मिल करके देखो यहाँ पे आई ही तो हुई, सब जोड़कर फिर एक हो गई। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ये सारे करंट को मिल के ही हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर्किट से क्या देखा है ना, फ्रॉम डायग्राम कह लो या सर्किट कह लो, फ्रॉम सर्किट से मैंने क्या देखा कि जो I है, जो पूरा इसका I है, वो किसके बराबर है, इन सभी के I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड करके है। ये बात समझ में आ गई। और ये I है, ये किसके बराबर है, ये I V अपॉन R के। तो I1 कितना होगा, V अपॉन, देखो यहां से R1 लिया, यहां से V अपॉन R2 लिया, यहां से V अपॉन R3 लिया। बात समझ में आई। चलिए अब कॉमन लेते हैं, V अपॉन R इक्वल टू, V को कॉमन ले लें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारा आया। देखो V से V कैंसिल हो गया, तो V से जब V कैंसिल हो गया तो हमारा फार्मूला बन के क्या आया, यहीं पे मैं लिख दूं, फार्मूला क्या बन के आया,
यहाँ पे 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारा निकल के आया। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया कि रिजल्टेंट यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट में इन सबको मिला के लूं तो उसका रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, देखो 1 अपॉन आर है ना, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो इंडिविजुअल सर्किट में जितने रेसिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आया। फिर से अगेन कि सम ऑफ द ऑल द रेसिस्टेंस, सम ऑफ द ऑल द रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस, देखो रेसिप्रोकल, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस रेसिप्रोकल के बराबर आया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेसिप्रोकल, यानी कि इक्विवेलेंट जो सर्किट है उसका रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल इक्वल होगा इंडिविजुअली रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के। यही बात आई। चलिए अब जरा मैथमेटिकली चलते हैं, ठीक है, जरा मैथमेटिकली चलो। सीरीज में मैंने लिया था, मान लो ये R1 कितना है 1 ओम, ये कितना हो गया 2 ओम, ये कितना हो गया 3 ओम, यही ना। मैं कह लू R1 1 ओम, R2 2 ओम और R3 3 ओम, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ 6 ओम और यही 6 ओम बराबर है यहाँ पे। अब देखो तो मैं कहूं कि इनका एक रेसिस्टेंस निकाल के बताओ, सारे रेसिस्टर का एक रेसिस्टेंस बताओ, अलग अलग रेसिस्टेंस नहीं चाहिए, R1 एक नहीं, 2 नहीं, कोई इक्विवेलेंट एक बताओ किसमें पैरेलल में अगर हमारा सर्किट कनेक्ट है तो, यानी कि ये सारे रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर बताओ। तो निकालो 1 अपॉन R, इसको मैं मिटा दूं, चलिए इसको मैं मिटा दूं। हमारा फार्मूला क्या आया था 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही बात आई थी। निकालिए फिगर 1 अपॉन R, ये 1 अपॉन R किसका है? ये इक्विवेलेंट सर्किट का है, इक्वल टू और इंडिविजुअल का हमें निकाल रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। ओम को मैं यहाँ पे लास्ट में लगा दूं 1 अपॉन R इक्वल टू एलसीएम ले लो 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 3 जा और 3 1 जा 3, 3 2 जा और 2 1 जा 2, कितना हुआ 11 अपॉन 6 ओम। ये क्या आया 1 अपॉन R इक्वल टू 11 अपॉन 6 ओम। तो हम R निकालेंगे, सिर्फ R। मैथमेटिकली अगर इसको उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा आ जाएगा। अगर R निकालना है तो या उल्टा पुल्टा छोड़ो, मैथ लगाते हैं, यही तो आया 1 अपॉन R इक्वल टू 11/6। हमें R की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R इंटू 11 इक्वल टू 1 इंटू 6। तो यहाँ पे R की वैल्यू निकली 1 इंटू 6 यानी 6 और ये R नीचे, ये 11 नीचे आ जाएगा तो 6 अपॉन 11 हो गया, 6 अपॉन 11। तो यहाँ पे R, तो ऐसे ही बताते हैं लोग, इसको उल्टा कर दो इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा किया 6 अपॉन 11 ओम। लेकिन आया कैसे? ऐसे आया, देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आ गया। तो दोनों मेथड बताया, रटना नहीं कि उल्टा कर दो उल्टा कर दो, ये सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आइए अब देखते हैं स्टूडेंट कि अब ये आया, ये क्या आया, इस सबका मिलाकर के एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आया। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इसका सेंस क्या निकला? क्या निकाल का आंसर हो गया, पढ़ लिख लिए, नंबर आगे हो गया? नहीं, इसका मतलब क्या निकला ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये निकला कि पैरेलल सीरीज में, पैरेलल सर्किट में जितने इंडिविजुअल रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है R1 R2 R3, उसमें से जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस जिस रेसिस्टर का है, सबसे छोटा किसका है 1, सबसे छोटा किसका है R1 1 ओम, सबसे छोटा किसका है इसका है। तो सीरीज में जितने रेसिस्टर लगे हैं उनके रेसिस्टेंस में, रेसिस्टेंस जिसका छोटा होगा उससे भी छोटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। इसका निकाल लोगे तो लगभग 0.05 के अराउंड अप्रॉक्स मैं लिख दूं, अप्रॉक्सिमेटली इतना ही आएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्सिमेटली। तो अब देखो ये कहा
आर जो आया ये R1 कितना 1 ओम और ये आया 0.5 ओम। देखो ये छोटा है ना, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है सारे रेसिस्टर को मिला करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, वो सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा उससे भी छोटा है, ये निकला। बात समझ में आई? तो चलिए इसको थोड़ा एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकली अगर मैं कहूं तो मैथमेटिकली इसको देख के ही हुआ कि R1 इज ग्रेटर देन R, R2 इज ग्रेटर देन R और R3 इज ग्रेटर देन R। इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से सब बड़े होंगे। जब छोटा ही R से बड़ा है तो बड़े वाले तो बड़े होंगे ही, ये इसका एसेंस निकला। अब देखते हैं कि कोई सर्किट आपके घर की वायरिंग पैरेलल में जुड़ी है तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। यानी कि सर्किट कोई पैरेलल में जुड़ा है, रेसिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं, तो क्या उसका एडवांटेज मेरिट है, क्या उसकी डिसएडवांटेज डिमेरिट होगी। चलिए इसी से देख लो कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा घर की वायरिंग पैरेलल में जुड़ी है तो देखो सब में वोल्टेज एक है, इसमें भी वोल्टेज सेम, इसमें भी वोल्टेज, इसमें भी वोल्टेज, यानी अच्छा वोल्टेज मिल रहा है, हमें वोल्टेज अच्छा मिल जा रहा है, ठीक है। और रेसिस्टेंस कम है। देखो जो एक रेसिस्टेंस सर्किट का आया वो सारे छोटे से भी छोटा आया, तो पैरेलल में रेसिस्टेंस कम है, इसमें रेसिस्टेंस कम है, इसमें रेसिस्टेंस कम है, इसमें रेसिस्टेंस। तो जिसमें वायरिंग में रेसिस्टेंस वायर में कम हो तो करंट अच्छी फ्लो होगी, वोल्टेज अच्छा मिलेगा। तो अगर मान लो इस वायर में यानी कि तीन तरह से जोड़े हो तो यहां पे फ्रिज लगा लो चल जाएगा, यहां पे टीवी लगा लो चल जाएगा, यहां पे हीटर लगा लो चल जाएगा। लेकिन सीरीज में तो एक ही था ना, एक ही में बल्ब हीटर लगाओगे तो हर जगह वोल्टेज अधिक चाहिए हमें, किसी में अधिक किसी में कम। उसमें तो सेमी करंट थी, तो उतनी करंट नहीं मिलेगी जितना हीटर को चाहिए। यहां पे देखो वोल्टेज सब में बराबर है, तो वोल्टेज बराबर है तो अलग अलग अप्लायंसेस जोड़ सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज ले सकते हैं और इफिशिएंटली अपने घर के अप्लायंसेस का यूज कर सकते हैं। ये फायदा है, ठीक है। एक तो ये फायदा हो गया, इसका ये मेरिट हो गया। और इसमें एक और मेरिट है कि अगर ये सर्किट ब्रेक हो गया, टूट गया, तो इसमें फ्रिज जुड़ा है कोई बात नहीं, टीवी वाला इधर तो लाइट जा ही रही है, इधर लाइट जा ही रही है, तो ये दोनों सर्किट का, ये दोनों वे का जो अप्लायंसेस घर में ऐड होंगे, लाइट बिजली जो भी हो, पंखे, ये चलते रहेंगे। एक का ब्रेक होने से बाकी फर्क नहीं पड़ेगा, ये एडवांटेज है, ठीक है। रेसिस्टेंस कम होगा, अच्छे वोल्टेज मिलेंगे और एक से दूसरा डिपेंड नहीं है, चलता रहेगा काम, ठीक है। डिसएडवांटेज डिमेरिट क्या है कि इसमें बहुत सारे वायर की जरूरत पड़ती है। घर की वायरिंग में देखो कितने वायर लगते हैं, लेकिन जो घर सजाने के लिए जो वायरिंग लगाते हो, लड़ी जिसको बोलते हो आप, सीरीज में जोड़ते हो, बहुत कम वायर लगते हैं, एक ही में सबको लटका देते हैं। इसके लिए हर पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग डायमेंशन देने होते हैं, वायर ज्यादा लगते हैं, इसका ये डिमेरिट है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा मेरिट और डिमेरिट सीरीज में सर्किट को जोड़ने का और पैरेलल में सर्किट को जोड़ने का, ठीक है। तो कंक्लूजन भी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये भी देखा कि इसका प्लस और माइनस क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इस चीज को अपने घर की वायरिंग पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं ट्राई करना वोल्टमीटर अमीटर लेकर के, नहीं तो धोखा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हमने कोशिश की आज बताने के लिए कि ये कैसे डेरिवेशन होगा, ये कैसे फार्मूला आया। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को बार बार देखिए अपने कंसेप्ट को बनाने के लिए। स्टूडेंट्स अगले वीडियो में इसके पार्ट 4 में हम सर्किट का हीट इफेक्ट देखेंगे, सर्किट का अप्लायंसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।